एसी सर्किट चैप्टर के इस तीसरे सेगमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो रिवाइज करेंगे एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट, यानी जब एसी सोर्स कनेक्टेड हो टर्मिनल ऑफ द सर्किट से और सर्किट में हो इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और तीनों कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन में अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो अलग अलग एलिमेंट के लॉग अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसका करंट के साथ वेरिएशन देखिए। इस चैप्टर में इस वीडियो में जो हम लोग डिराइव करेंगे उसका लेवल 12 क्लास में जो स्टूडेंट पहली बार एसी सर्किट पढ़ते हैं और उसमें दिक्कत आती है उसको ध्यान में रखकर करेंगे, इसलिए उन्हीं के लिए उपयोगी है। फिर उसका अगला स्टेज होगा जब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे और प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, वो एक सेकेंड सीरीज होगा इसी चैप्टर। फिलहाल सबसे पहले रिवाइज करें पिछले सेगमेंट में जो हुआ था। एसी थ्रू एलसीआर पैरेलल भी होता है, अभी एलसीआर सीरीज सर्किट देखिए। एसी थ्रू एल डैश सी डैश एलसीआर सीरीज सर्किट, इसमें एक रेजिस्टर है जो करंट सेंसिटिव होता है, जिसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है IR। उसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर ज्वाइंट है जो करंट के वेरिएशन रेट पर सेंसिटिव होता है, और उसके साथ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्वाइंट जो चार्ज सेंसिटिव होता है। ये R है, L है और C है। अब इस तीनों के टर्मिनल को सर्किट का टर्मिनल कहेंगे और उसका नाम दिए A एंड B। बीच में जो जंक्शन है उसको नाम दे दो C एंड D। तो इसको जोड़ देते हैं एक AC सोर्स से। AC सोर्स से स्विच भी होगा, उस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पता है तो उससे जो करंट फ्लो होगा वेरिएबल होगा और तीनों एलिमेंट में एक साथ होगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उस करंट का वैल्यू है IT इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, where nu is frequency of AC, nu is frequency of AC, जहां nu AC की फ्रीक्वेंसी है। अब जब ये AC फ्लो करेगा रेजिस्टर से भी, इंडक्टर से भी और कैपेसिटर से भी, इन तीनों के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर बराबर होगा VA माइनस VC, और ये बराबर होगा IT मल्टीप्लाइड बाई R, R इज रेजिस्टेंस, और ये बराबर होगा I नॉट R साइन ओमेगा t, where omega is angular frequency equal to 2 pi nu is linear frequency of AC। इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC माइनस VD, वो बराबर होगा LdIdt। इंडक्टर इज सेंसिटिव टू रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट रेदर देन करंट, ये बराबर हो जाएगा I नॉट ओमेगा L cos ओमेगा t। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ अक्रॉस द इंडक्टर when AC gets established through the inductor। और तीसरा हुआ VC, यानी कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो बराबर होगा VD माइनस VB।
ये चार्ज सेंसिटिव एलिमेंट है and charge is time integral of current and charge is gets accumulated after persistence of current for a period of time. इंटीग्रेट करने पर आता है I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी cos ओमेगा टी। इस तरह तीनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकला। ये R, L और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1, 2 and 3 और तीनों एलिमेंट सीरीज में है। सो पोटेंशियल कैन बी एडेड टुगेदर बिकॉज पोटेंशियल इज एडिटिव इन नेचर, इसलिए तीनों को ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी बी ए माइनस बी बी बराबर होगा बी आर प्लस बी एल प्लस बी सी। और इसको आगे बढ़ा सकते हैं आई नॉट कॉमन लेते हुए आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। आप में से जो 12 के स्टूडेंट हैं उन्होंने 11th में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर और आगे भी अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ये सिंपल दो वोल्टेज का जोड़ नहीं, ये दो साइनोसॉइडल वोल्टेज वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है जो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम से मिलता है। हम उसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे जो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में 11th में होगा और वेव में भी पढ़ना है, आगे भी ऑप्टिक्स में और पहले भी पढ़े होंगे 11th में। तो यहाँ यूज करेंगे कि लेट आर इक्वल टू जेड कॉस थीटा। यहाँ z भी अननोन है और थीटा भी अननोन है। हमें z भी नहीं पता है और हमें थीटा भी नहीं मालूम है, दोनों का दोनों अननोन है, z भी और थीटा भी। तो r बराबर हुआ z cos थीटा और इधर ले लेंगे ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा सी बराबर होगा z साइन थीटा। एक बार फिर दिखाई दे रहा है कि हमें z भी पता नहीं है और थीटा भी पता नहीं। इन दोनों अननोन को पता लगाने के लिए स्क्वायर करें दोनों इक्वेशन का। इसका नाम दे दें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। इक्वेशन हुआ ए और ये है इक्वेशन बी। और फिर लिखेंगे कि ए और बी का स्क्वायर करके जोड़ने पर यानी स्क्वायरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी and then adding it to squaring equation A and B, then adding, लिखिए squaring equation A and B and then adding, दोनों को जोड़िए। जोड़ने से हमें मिलेगा z बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये z प्राप्त हुआ। और अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं तो tan थीटा बराबर आएगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। अब इन दोनों वैल्यूज को वोल्टेज के एक्सप्रेशन में डालिए तो वोल्टेज बराबर होता है आई नॉट, जेड कॉमन लें, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और करंट इस ब्रांच में था आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो तीनों एलिमेंट जो सीरीज में थे उस ब्रांच में करंट भी दिया हुआ है और करंट कितना था तो आई टी बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज टर्मिनल के क्रॉस जो डेवलप हुआ था वो भी दिया हुआ है। वो कितना है तो वो है आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये था। ठीक है, तो इसको देखकर लगता है कि वोल्टेज एसी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट
varies with the AC through the terminals by phase angle theta. जहां थीटा प्लस हुआ तो लीड करेगा वोल्टेज, माइनस हुआ तो लैग करेगा वोल्टेज, और इक्वल हुआ तो सेम फेज में होगा वोल्टेज करंट के साथ। तो हम तीन परिस्थिति लेते हैं। पहला केस है जब ओमेगा एल बड़ा हो 1/ओमेगा c के, तो उस समय tan थीटा का वैल्यू ऊपर एक्सप्रेशन में दिख रहा है प्लस पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो थीटा का वैल्यू लेस देन 90 तो है ही, पॉजिटिव होगा, यानी वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस वोल्टेज लीड्स करंट कितना से, बाई फेज एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल से लीड करेगा। फेजर डायग्राम यहां पर बना के देखें तो हम एक्स एक्सिस पर करंट दिखा रहे हैं, तीनों ब्रांच में कॉमन करंट है, और उससे थीटा डिग्री आगे वोल्टेज दिखा रहे हैं, ये थीटा। तो वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस द टर्मिनल्स लीड्स करंट वेरिएशन बाय फेज एंगल ऑफ थीटा because inductive element is much stronger than capacitive element in the circuit. Inductors present in the AC circuit causes leading of voltage over the current variation, and capacitance की dominance lag behind कराता है, और दोनों म्यूचुअली बैलेंस हो जाए या फिर सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट रहे तो वोल्टेज वेरिएशन और करंट वेरिएशन हमेशा सेम फेज में होगा। पहला केस पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओमेगा एल इज लेस देन ओमेगा सी, यानी इंडक्टिव कंपोनेंट इज लेस देन कैपेसिटेटिव कंपोनेंट। तो इंडक्टिव कैपेसिटेटिव कंपोनेंट dominates over inductive component, then voltage across the terminal will lag behind the AC, means alternating current through the terminals. तो उस समय tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा और थीटा निगेटिव आएगा। तो थीटा निगेटिव का फेजर डायग्राम बनाए तो करंट एक्स एक्सिस पर एसी, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो करंट कॉमन है, इसलिए करंट का वेरिएशन तीनों में सेम फेज में होगा, और वोल्टेज का वेरिएशन तीनों में सेम में नहीं होगा। और टर्मिनल पर तो AC voltage across the terminal lags behind AC through the terminal by phase angle of theta, यानी AC voltage क्या करता है, तो AC voltage lags behind the AC through the terminals कितना से, by phase angle of theta, by phase angle of theta, थीटा से लैग बिहाइंड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है when the inductive component, तीसरी परिस्थिति, when inductive component affect capacitive component, there is neither phase lag nor lead in the circuit terminals. ऐसा तब होगा जब ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो, और ऐसा तब होगा जब रूट अंडर LC हो, और तब हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC हो। किसकी फ्रीक्वेंसी, तो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस सर्किट की इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो L और C पर डिपेंड करती है, अगर कोइंसाइड करती है, यानी नाउ दिस सर्किट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC, जिस पर अप्लाइड वोल्टेज और डेवलप्ड करंट दोनों सेम फेज में होगा। पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल एंड करंट सेम फेज में होगा, और इसका इफेक्ट पावर पर बहुत पड़ता है। तो इस केस में थीटा 0 होगा, और तब हम कह सकते हैं कि AC थ्रू द टर्मिनल एंड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स आर इन सेम फेज। इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, इसका इफेक्ट दिखेगा tan थीटा बराबर 0, यानी फेज एंगल 0 हो गया, सेम फेज में है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड
रेजोनेंस, इस परिस्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, तो z का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो मिनिमम होगा, ये होगा। और z मिनिमम होने का मतलब है कि सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब करंट मैक्सिमम है तो करंट ड्राइव डिवाइस का परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये इफेक्ट पड़ा, ये हम लोग पिछले सेगमेंट में भी पढ़े थे, उसी को जस्ट रिवाइज किए। यार Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टुवर्ड्स AC, AC के प्रति इस ज्वाइंट सर्किट का, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को इम्पीडेंस कहते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और लोड, लोड भी कहते हैं। इसका एक सेगमेंट और होगा, ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट, कि व्हेन रेजोनेंस कंडीशन गेट्स अटेन्ड, the frequency of the applied source coincides with the characteristic frequency of the circuit, then maximum current flow through the circuit and the device, current driven device connected in the circuit performs its maximum. पावर भी मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 होता है। अब आगे AC में कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको भी जानना बहुत जरूरी है, वो है AC पावर, एवरेज AC पावर, इंस्टेंटेनियस AC पावर, और उस पावर के कैलकुलेशन के लिए RMS वैल्यू और मीन वैल्यू, ये दो टर्म जानना। तो देखिए पहले AC पावर, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई लोड है, हम इसे बॉक्स से दिखा रहे हैं, इस बॉक्स में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, और सबका सब है या कोई एक है वो पता नहीं। इससे होकर AC फ्लो कर रहा है, तो उस AC का इक्वेशन होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का I नॉट साइन ओमेगा t, जहां I नॉट इज द पीक वैल्यू, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC का। तो इसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि फाई फेज डिफरेंस है। अगर ये बॉक्स में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फाई 0 होगा, सिर्फ इंडक्टेंस है तो फाई प्लस π/2 होगा, सिर्फ कैपेसिटेंस है तो माइनस π/2 होगा, बाकी सबका मिश्रण है, मिला हुआ है, तो इसी के बीच में कुछ होगा, वो हमें पता नहीं है। लेकिन ये वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विल अफेक्ट द पावर ऑफ द सर्किट, ये सर्किट के पावर को प्रभावित करेगा, उसी पावर को निकालना। AC इंस्टेंटेनियस पावर पहले निकालते हैं, कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर में होगा IT, और ये हो जाता है V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर जो वेरिएबल है। आप इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को V नॉट I नॉट बाई 2, और 2 से इधर गुना करिएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ऐसा होगा। ठीक है, अब इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे? एवरेज AC पावर वेयर एवरेज इज टेकन ओवर फॉर वन टाइम पीरियड बराबर ओवर इंस्टेंटेनियस dt का इंटीग्रल, नीचे dt का इंटीग्रल, ये एवरेज पावर, और यही सॉल्व कीजिएगा तो एवरेज पावर आ जाएगा V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos phi. Phi is the phase difference between voltage variation and current variation. अगर कैपेसिटर है प्योर, if there is pure कैपेसिटेंस, तो phi बराबर हो जाएगा माइनस π/2, और प्योर इंडक्टेंस तो phi बराबर हो जाएगा प्लस π/2। इन बोथ केस पावर इज AC एवरेज पावर इज 0। इसीलिए कैपेसिटर और इंडक्टर को
आरसी एसी सर्किट में वाटलेस एलिमेंट कहते हैं। देयरफॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर in AC circuit are waterless element। वो वाटरलेस एलिमेंट होते हैं, उनका एवरेज पावर विथड्रॉन और डिलीवर्ड जीरो होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में वो चार्ज होंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में डिस्चार्ज होंगे, थर्ड क्वार्टर में फिर रिचार्ज विथ रिवर्स पोलैरिटी एंड फोर्थ क्वार्टर में फिर डिस्चार्ज। ये एवरेज पावर, ये पावर का फॉर्मूला। दो छोटे छोटे और पॉइंट है, उसको भी जानना जरूरी है। वो है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का डेफिनेशन है मीन वैल्यू ऑफ एसी, वेयर एसी इज साइनोसॉइडल वाला एसी है। Here, mean value of AC is that value of steady current or constant current, which will transfer same amount of charge as the AC in half time। Physical significance हुआ mean value क्या, AC is that value of steady current, डायरेक्ट करंट तो होगा ही, कांस्टेंट भी होगा, विच कैन ट्रांसफर क्या, विच कैन ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज द एसी। कितनी देर में, इन हाफ टाइम पीरियड, यानी आधे काल T/2 के लिए अगर एसी फ्लो कराएं, उस फ्लो में जितना चार्ज का ट्रांसफर होता है उतना ही चार्ज ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई कांस्टेंट करंट हो तो कितना होगा, वो जो होगा उसे एसी का मीन वैल्यू कहेंगे या एसी का एवरेज वैल्यू कहेंगे। तो चार्ज ट्रांसफर होगा Q1 हाफ टाइम पीरियड में, तो आई एवरेज कांस्टेंट इंटू T/2, और इधर वेरिएबल रेट से चार्ज ट्रांसफर होगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से T/2 तक। अब आप Q1 और Q2 को बराबर लिखते हैं, तो आई एवरेज आ जाएगा 2I0 बाई पाई। समझे, ये हुआ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी। फिजिकल सिग्निफिकेंस, mean value of AC is that value of steady current which can transfer same amount of charge as the AC in half time period when connected across its element or circuit। ठीक है, इसका दूसरा सिग्निफिकेंट पार्ट जो है RMS वैल्यू किसको कहते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC। और इसे क्यों डिफाइन करते हैं, वैसे तो नाम हो गया रूट ऑफ इसका, मीन ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ किसका, वैल्यूज ऑफ एसी इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड का निकालना। मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखा जाएगा, देखिए IRMS बराबर ऐसे रूट ले लीजिए, फिर IT का स्क्वायर DT का इंटीग्रल, मीन वैल्यू ले लीजिए 0 से T 0 से T वन टाइम पीरियड के। अब जो आएगा उसको कैलकुलेट करने पर वो आ जाएगा I0 बाई रूट। ठीक है, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझिए। RMS value of AC is that value of steady current which can generate same amount of heat as the AC in half time period, in one time period। समझे, लिखिए RMS value of AC, RMS root of, mean of, square of, values of current of AC is
that value of steady current, STD यानी constant current, STD current, steady current, which can generate same value of heat in any resistor, pure resistor, as the AC. in कितना समय में? in one time period. एक टाइम पीरियड में किसी रेजिस्टर में कोई एसटीडी कांस्टेंट करंट फ्लो कराएं और एसी फ्लो कराएं बारी बारी से, अगर दोनों का हीट जनरेटेड बराबर है तो उस कांस्टेंट करंट को एसी का डीसी इक्विवेलेंट कहेंगे और उसका यूज पावर और एनर्जी कैलकुलेशन के लिए करेंगे। यहाँ हीट जनरेट होगा IT स्क्वायर dt का इंटीग्रल 0 से टाइम t। वैसे हीट जनरेट हुआ IRMS t बस स्क्वायर RT, दोनों को इक्वेट करेंगे H1 बराबर H2 तो आ जाएगा IRMS इक्वल टू I नॉट बाई √2, यानी I नॉट पीक वैल्यू वाले AC को फ्लो कराइए वन टाइम पीरियड तक, उसमें जितना हीट जनरेट होगा उतना ही हीट से हम जनरेट कराएं कांस्टेंट करंट से, तो उस कांस्टेंट करंट को इस AC का RMS वैल्यू कहेंगे। और RMS वैल्यू का यूज इसलिए ज्यादा होता है, इसका यूज होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पावर। सो जहां बिजली सप्लाई में लिखा रहता है 220 वोल्ट, वो RMS वैल्यू है, उसका पीक वैल्यू ज्यादा होगा। V बराबर RMS बराबर V नॉट बाई √2, तो V नॉट होगा V RMS √2। तो अभी जो सप्लाई है 220 वो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए है, वो RMS वैल्यू है, उसका पीक वैल्यू 220 मल्टीप्लाइड बाई √2 होगा। तो अभी तक हम लोग इस टॉपिक में चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग पढ़े सबसे पहले हम क्या पढ़े? सबसे पहले LCR सीरीज सर्किट में से होकर AC का फ्लो होता है, तो AC का फ्लो तीनों में एक साथ होता है क्योंकि तीनों सीरीज में। लेकिन voltage across resistors, capacitors and inductors differs in phase because the elements are found to be responding to different degree. जैसे resistor responds to the current, sensitive to the current itself. Inductor responds not to the current, rather variation of current, and capacitor is neither going to respond towards the current nor variation. It responds to the charge, which is residual effect of current. यानी रेजिस्टर धारा के प्रति संवेदनशील है, इंडक्टर धारा के परिवर्तन दर पर निर्भर करता है और कैपेसिटर धारा के प्रभाव आवेश के संचरण पर निर्भर करता है। तो तीनों का रिस्पांस अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर उनके बीच वोल्टेज का वेरिएशन एक फेज में नहीं होगा। Across the resistor it lie in the same phase as the current, but across the inductor the phase is leading the current variation by phase angle of pi by 2, and across the capacitor the phase lags behind the current by phase angle of pi by 2. This lead and lag together results into either lead, lag or zero across AB. और तीन परिस्थितियां आई थी पहले में, when inductive effect dominates, phase voltage leads the current by theta. When capacitive effect dominates, voltage lags behind the current by theta. And when the inductive effect and capacitive effect gets nullified mutually, the resistive effect is there, the voltage lie in the same phase. This condition is called a resonance condition or tuning condition, where the circuit acquires and exhibits a characteristic frequency nu equal to 1 by 2 pi root under LC. For this frequency, the circuit performs at its peak, it conducts maximum current, it delivers maximum power. This condition is called resonance condition. इसी पॉइंट पर इस वीडियो का एंड होगा, फिर एक और वीडियो AC सर्किट में आएगा, आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट